हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अब तक पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 60 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 61 और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखो, हमने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अलग से बना, सामाजिक जो आपका न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था उससे अलग होकर 2006 में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि अल्पसंख्यकों के लिए डेडिकेटेड था। लेकिन हमने कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम उन तमाम कारणों की बात करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है @मंजू PWUPSC वाला, सर्च करके इसको ज्वाइन कर लो और स्कैन करके ज्वाइन कर लो क्लासेस PDF एंड बाकी सब के लिए। देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जब हम बात करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे इसकी स्थापना कैसे होती है, इसकी संरचना क्या है, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने उपाध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, है ना, नंबर ऑफ मेंबर एंड बाकी सब कैसे चुने जाएंगे, इसके कार्य क्या होंगे, इसकी शक्तियां क्या होंगी और अपनी रिपोर्ट जो है वह ये किसको सौंपेगा। ये सारी बातें जो है वह अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम होगा। तो हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करने वाले हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बारे में जानेंगे, आयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आयोग अलग है, मंत्रालय अलग से एक डेडिकेटेड करते हुए इसके लिए बनाया गया, क्योंकि ये तो आयोग है, आयोग वैधानिक संस्था है और इसको जो कंट्रोल करेगा वो मंत्रालय अलग होगा। हम इन दोनों की जो चर्चा है वह करेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि आखिर ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, अच्छा उसके पहले ये देख लो कि जो आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है ये 2006 में अस्तित्व में आता है, 2006। तो 2006 के पहले क्या था? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये जब अस्तित्व में आता है ना, अलग से अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो अलग से अस्तित्व में आया। पहले ये मंत्रालय आता था इस विभाग के अंतर्गत जिसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा जाता था, जिसे कहा जाता है ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय, मिनिस्ट्री अभी है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए ये जो काम है वह कर रहा है, ये सभी वर्गों के लिए कर रहा है, सभी वर्गों के लिए उतना ही डेडिकेटेड है। ठीक है, मतलब किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। बट हमने क्या किया कि फिर महिलाओं के लिए अलग से बना लिया, बच्चों के लिए अलग से बना लिया, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बना लिया। ये मंत्रालय हमने अलग अलग, मतलब ये जो विभाग है, आयोग है, हमने अलग अलग बना लिए हर अलग अलग वर्ग के लिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जब आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको यहाँ पर सारी जो इंफॉर्मेशन है स्कीम्स की एंड पोर्टल की वह मिल जाएगी। जैसे कि ई अनुदान है ना, ई अनुदान ऑनलाइन पोर्टल ग्रांट एंड एड स्कीम है। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान की बात करें, PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की बात करें, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC OBC की बात करें, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, है ना, प्रधानमंत्री दक्षता एंड कुशलता संपन्न जो हितग्राही योजना है, PM दक्ष योजना। तो इन सभी योजनाएं, मतलब ये सारी स्कीम्स हैं जो अलग अलग वर्ग के लिए। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का काम है। तो ये करता क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, है ना, इसके तहत हम देखेंगे कि एक विभाग बनाया गया जो समाज में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से ऐसे वर्ग जो कि कहां कर दिए गए, किनारे पर कर दिए गए। एंड व्हाट इज हाशियाकरण, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, याद करो, मार्जिनलाइजेशन आप पढ़ चुके हो, रिमेंबर, याद करो क्या पढ़ा था हमने जाना था कि अगर ये A4 साइज पेज है बच्चों, तो इसमें ये जो साइड वाला पॉइंट है जहां पर आप अपने बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, 1 2 3 क्रम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। और हमने मान लीजिए अब ये A4 साइज पेज नहीं, अभी पूरी सोसाइटी है और इस सोसाइटी में हमने क्या किया कि आधी जो इतनी सी जगह है यही हमने कुछ वर्ग को दी। मतलब ये जगह अधिकार समझ लो कि ये जगह जो है वह क्या अधिकार है, और हमने कुछ वर्गों को बहुत ही सीमित रिसोर्सेज और अधिकार दिए हैं और ऐसे में उनका विकास नहीं हो पाता। इन्हीं को मुख्य धारा में लाना है, इन्हीं वर्गों को हम कमजोर वंचित वर्ग या फिर हाशियाई तबका कहते हैं, जिसमें कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या फिर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें, विकलांगों की बात करें, ये सब इसमें आएंगे। कुल 10 टॉपिक ही हैं आपके सोशल जस्टिस में।
तो यहां पर क्या है कि हाशियाकरण पर जो तबका है उसको सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, उसके एम्पावरमेंट के लिए जो काम है वह करेगा। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के लिए ये काम करेगा। ठीक है, चलिए अब देखो मंत्रालयों की बात तो हो गई। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का जो मतलब है आखिर वह है क्या। अल्पसंख्यक कौन होंगे? ठीक है, अल्पसंख्यक कौन होंगे, जो माइनॉरिटीज वर्ग है ये कौन होगा? मंत्रालय, विभाग सब बन गया, हमने परिभाषित नहीं कर पाया इसको। अल्पसंख्यक शब्द देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल, जैसे कि लास्ट भी जब मैंने बच्चों वाला आपको पढ़ाया था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की थी, तब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात की थी, जैसे कि आर्टिकल 21 है, 21A है, आर्टिकल 45 है ना। कई आर्टिकल्स की हमने बात की और हमने जाना था कि उसमें बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारा संविधान बड़ा अवेयर है और उसमें कई सारे प्रावधान किए गए। ठीक है, अब देखो कि अल्पसंख्यकों की बच्चों जब हम बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स बता दूं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स आपको बता दूं कि किन किन आर्टिकल्स में, तो 2 आर्टिकल्स मेन रूप है, वैसे तो 14 वगैरह, जैसे 14 आर्टिकल है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो सभी में तो अल्पसंख्यक भी आ गए, तो वो भी आएगा। स्पेशली अगर हम 2 डेडिकेटेड आर्टिकल्स की बात करें तो आपको 2 आर्टिकल्स मिलते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। संविधान के ये 2 आर्टिकल्स हैं, है ना। इन आर्टिकल में जानते हो किस आधार पर अल्पसंख्यक कहा गया है? इसमें तो आधार बता दिया गया कि एक होगा भाषा और एक होगा धर्म, भाषाई व धर्म, भाषाई व धर्म, है ना। अल्पसंख्यक, अच्छा संख्या के आधार पर देखो, मैं आपको बताती हूं कि अगर अल्पसंख्यक का मतलब क्या होगा, इस शब्द का क्या मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, चलो खैर ऐसे ही समझते हैं कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, मान लीजिए हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ मैं पॉइंट्स रख रही हूं, पॉइंट से समझना, ठीक है। कि यहां पर मैंने येलो पॉइंट्स बहुत ज्यादा रखे, व्हाइट पॉइंट्स कुछ कम है, ठीक है, ब्लू पॉइंट्स भी बहुत कम है ना, पिंक भी बहुत कम है। तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? इसमें मेजोरिटी किसकी है? येलो। अच्छा ये बताओ, जब हमने संविधान की बात की थी और संविधान के कार्यों की बात की थी, तब हमने उसमें कोई कार्य ऐसा पढ़ा था कि संविधान का काम क्या होगा? एक अच्छा संविधान क्या होगा? एक अच्छा संविधान वह होगा जो कि समाज में एक जो ट्रेनिंग है, एक जो तानाशाही है, एक जो वर्चस्व है, वह बहुसंख्यकों का ना होने दे। मतलब अल्पसंख्यकों को भी उतने अधिकार हो जितने कि बहुसंख्यक के पास है। तो बहुसंख्यकों की बेसिकली, है ना, एक जो वर्चस्व है या उनकी अधिकारिता, एक जो दबदबा है, वह स्थापित ना हो पाए। ना केवल हम भारत या फिर हम पूरे विश्व की बात करें, किसी एक सोसाइटी का हाल नहीं है ये, हर सोसाइटी की यही बात है कि आप जहां भी देखेंगे कि अगर अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है, तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको अधिकार कम दिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, या तो उन्हें बहुसंख्यक की जो संस्कृति है उसको अपनाने के लिए कहा जाता है। क्यों अपना ले वह संस्कृति बहुसंख्यक की? उन्हें भी तो अधिकार है ना कि वह अपने जो उनकी संस्कृति है उसको अपनाएं, अपनी जो भाषा है, उनके अपने जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है। तो समाज में सब, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें कि सभी जो मतलब एक ही वर्ग हो, है ना, पूरी तरीके से हम ये कहें कि बस वो तो उसमें एक ही वर्ग है और उसका एक ही धर्म है, एक ही सारी चीजें हैं। ऐसी कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इवन ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र बटा हुआ है। अगर ऐसा देखो, भारत का विभाजन कौम के आधार पर होता है, मजहब के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ।
तब ऐसा क्यों नहीं प्रॉपर सेग्रीगेट कर दिया कि हम सारे मुस्लिमों को जो है वह पाकिस्तान भेज देते, सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देते, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि सब चाहते भी नहीं थे जाना, है ना। वो तो अब कहते हैं कि जैसे कि उसमें खैर छोड़ो, हम नहीं तो हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। मैं देखो कोशिश ये करती हूं कि मैं जब किसी टॉपिक की बात कर रही हूं तो मैं केवल उस टॉपिक पर बात करूं। मैं बचती हूं कि अगर उससे कुछ रिलेट हो रहा है तो मैं उसको छोड़ देती हूं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूं कि मैं बिल्कुल भी ना टॉपिक से भटकूं। अगर मैं आपको अल्पसंख्यक आयोग बता रही हूं, यही पढ़ाऊं, हाँ ये जरूर है कि अगर इसमें मान लीजिए 50-60% है तो मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें और ऐड कर दूं जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। शायद बच्चों आपको समझ भी आता होगा कि अच्छा ये चीज मैम ने एक्स्ट्रा बताई, ये सारी चीजें मैम ने एक्स्ट्रा बताई, है ना। तो यहां पर देखो कि पॉसिबल नहीं है कि कोई भी समाज जो है वह बिल्कुल एक जैसा हो। अभी हाल ही में एक न्यूज चर्चा में थी कि अमेरिका ने डाइवर्सिटी वीजा जो है, डाइवर्सिटी वीजा, उसके लिए लॉटरी, ग्रीन कार्ड करके कुछ जो लॉटरी है वह निकाली। तो जिन लोगों को डाइवर्सिटी वीजा दिया गया, इसका कारण क्या था? आप नाम से ही समझो कि अमेरिका, यूएस अगर डाइवर्सिटी वीजा दे रहा है तो उसके पीछे क्या है कि ऐसे लोग जो कि कम है अमेरिका में, या फिर ऐसी संस्कृति के लोग जो कि कम है, तो डाइवर्सिटी बनी रहे, इसके लिए क्या करना? उनको वीजा देना, है ना, उनको रहने के लिए अनुमति देना, उनको रहने के लिए आज्ञा देना। सो देखो कि यहां पर अल्पसंख्यक जो है इसे हमने परिभाषित कहीं नहीं किया, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है, हम उन्हें अल्पसंख्यक मान लेते हैं। जो संख्या में कम है उन्हें अल्पसंख्यक। लेकिन हमारे संविधान में जो आधार है कि जो भाषा और धर्म की अगर हम बात करें कि एक तो है आपका लिंग्विस्टिक, ठीक है, एक है आपका लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक, और दूसरा आपका रिलीजन के आधार पर लिंग्विस्ट एंड रिलीजन। तो ये दो ऐसे आधार है जिसके आधार पर हम किसी को अल्पसंख्यक मान सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 29 और 30 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 29 तो ये कहता है कि सभी को अपनी भाषा, सभी मतलब स्पेशली जब हम बात करेंगे कि जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति बचाए रखने का, संरक्षण का पूरा अधिकार है। भाषा, लिपि, 29 क्या कह रहा है? भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, का संरक्षण का अधिकार है। अब इससे एक शब्द, एक स्टेप थोड़ा सा आगे चले। आर्टिकल 30 कहता है कि भैया स्थापना कर लो। आर्टिकल 30 क्या कह दे रहा है? 30 कह दे रहा है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये कह देता है कि आप शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर लें, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, है ना, आप ऐसे संस्थानों की स्थापना और इनका प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। अच्छा देखो, अब आर्टिकल 30 क्लॉज 2 जानते हो क्या कहता है? मैं यहां पे स्टार लगा देती हूं, यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देखो आर्टिकल 30 जो 2 है, 30 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई अनुदान दिया जा रहा है किसी भी इस तरह के धार्मिक या भाषा के आधार पर, या फिर अल्पसंख्यकों ने अगर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है, अगर सरकार अनुदान दे रही है तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकती, उसमें प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती कि एक के साथ एक को ज्यादा दे दे, दूसरे को कम दे दे। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा सहायता जो दी जाती है वह किसी प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी या किसी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता उसमें दी जाएगी, ऐसा नहीं है, है ना। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे संस्थान जो कि अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किए गए हैं तो राज्य द्वारा सहायता, अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है, और ऐसा अधिकार भेदभाव रहित होगा। सरकार अधिकार है ना, भेदभाव रहित होगा, धर्म के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। अब देखो
आगे थोड़ी सी और कहानी को हम समझते हैं कि हमने समझा कि ठीक है, संख्या के आधार पर जो कम होंगे, भाषा के आधार पर जो कम होंगे, हम इस तरीके से जो अल्पसंख्यक है वह समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वर्ड को परिभाषित नहीं किया, अगर अल्पसंख्यक शब्द को, ठीक है, फिर से समझना इस बात को कि अगर हमने अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया तो फिर ये किसके पास राइट है? अल्पसंख्यक कौन होंगे, कौन निर्धारित करेगा? परिभाषित नहीं किया। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कौन होंगे, कौन होंगे का निर्धारण केंद्र करेगा। निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, है ना। केंद्र के पास है, शक्ति है। अब केंद्र ने इस शक्ति का लाभ उठाते हुए, इस शक्ति का यूज करते हुए 1993 में 1993 में 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया। 5 धार्मिक समुदाय कौन कौन से? ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। मुस्लिम, आप कमेंट करके बताओ इनकी संख्या परसेंटेज क्या है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। और 5वां कौन है? पारसी। अब सरकार क्या कर रही है? पारसियों की संख्या कम हो रही है तो जियो पारसी योजना लेकर आती है ना, बस वही तो अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है। इसके अलावा 2014 में 2014 में जैन धर्म को शामिल किया, जैन धर्म को शामिल किया। ठीक है, तो हमारे यहां अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो अब कितने हैं? 6 हैं। सो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन केंद्र सरकार ने बेसिकली अधिसूचित किया हुआ था कि ये जो है 1993 में और 2014 के अंतर्गत कि जो जैन समुदाय है ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब देखो कि अगर हमने अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया तो उसके पीछे रीजन था कि उस वक्त देश की परिस्थितियां ऐसी थी और हम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमने, भारत एक लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य है, हमने ये सारी चीजें अपनाई, लेकिन हमने इस वर्ड को परिभाषित नहीं कर पाया। ठीक है, अब लेकिन देखो कि फिर भी संविधान सभा के द्वारा थोड़ी सी एक दूरदर्शी जो अप्रोच है वह अपनाई गई और उसमें 29 और 30 में 2 आधार कह दिए गए। तो संविधान में तो आधार धर्म और भाषा का है। संविधान में धर्म व भाषा, ठीक है, धर्म व भाषा किसमें? 29-30 में। तो संविधान में ये आधार जरूर है, लेकिन अल्पसंख्यक क्या होंगे? बहुत जटिल है परिभाषा। अच्छा, मैं कुछ आपको आंकड़े बताती हूं, आपको खुद जटिलता समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको जटिलता समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं आपको एक टेबल बताती हूं, आप देखिएगा कि आखिर ये काम इतना टफ है क्यों। फर्स्ट देखो, अगर मैं मुस्लिम आबादी की बात करूं, लक्षद्वीप में 98% है मुस्लिम, 98% मुस्लिम है और इसमें केवल 2% जो है वह हिंदू है। अब आप ये बताइए कि लक्षद्वीप में, अगर आप देखो मुद्दा फंसता कहां है कि अगर आपने अल्पसंख्यक शब्द को ठीक से परिभाषित नहीं किया तो वास्तव में इस जगह पर, इस यूटी में जरूरत थी इनको संरक्षण देने की, पर मुस्लिम जो है यहां पे अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिमों को प्राप्त है, जबकि इनकी संख्या 98% है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम है, 68% मुस्लिम है, उसके लगभग 70% मान लो कि 30% बाकी समुदाय हैं। उसके बावजूद भी क्या है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक है और बाकी जो वर्ग है वह जो बहुसंख्यक पूरे देश के हिसाब से हम कह दें हिंदू वर्ग,
हिंदू समुदाय, लेकिन उसके बाद भी वह अल्पसंख्यक हो जाता है कुछ राज्यों में। असम की बात करें तो 34%, असम में 34% मुस्लिम आबादी है। बंगाल में 27%, केरल में 26%, पश्चिम बंगाल और ये केरल। इसके बाद भी देखो कि यहां संख्या ठीक ठाक होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा इसको मिला है। तो बेसिकली राज्य अगर प्रयास करता है, अच्छा बताओ कि यहां पर अगर बहुसंख्यकों की संस्कृति, उनकी भाषा को अगर दबाया जाएगा तब तो आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे रक्षा? क्योंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा में ही आपने वो नहीं डाला, क्योंकि आपने अल्पसंख्यक को ही परिभाषित नहीं किया। और अल्पसंख्यक को परिभाषित करने का जो अधिकार है वह भी केंद्र को दे रखा है। तो केंद्र सरकार जब परिभाषित करती है तो धर्म के आधार पर वह 6 चीजों को बता देती है आपको। 1993 में कहती है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी होंगे, और 2014 में वह कह देती है कि जैन समुदाय होगा। 2014 में जैन को शामिल कर दिया, है ना। तो यहां पर इस आधार पर परिभाषित किया। तो सही मायने में आप खुद सोचिए कि क्या सही मायने में इस वर्ग को संरक्षण है यहां पर या नहीं है। अगर आपने जम्मू कश्मीर में अगर आपने कश्मीरी पंडितों का अगर देखा तो अगर आप संविधान के हिसाब से भी उनको नहीं बचा पाते, है ना। तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि वास्तविक रूप से जो अल्पसंख्यक है, इससे प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा आपको क्या बता रहे हैं कि वास्तविक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनको दर्जा व सुरक्षा नहीं है। राज्यों में वास्तविक रूप से, बस इसी तरह की जो लाइंस है ना वो आपको मेंस में मिल जाती हैं बच्चों। वास्तविक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, वास्तविक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनको दर्जा व लाभ नहीं मिल पाता। क्वेश्चन मार्क है ये इस व्यवस्था पर या नहीं है, ये इस व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क है डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो कि अब मैं थोड़ी सी चर्चा सुप्रीम कोर्ट की करती हूं, शायद आपको कुछ राहत इससे समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्या कह रहा है इस मामले में, है ना। अगर हम उच्चतम न्यायालय की कुछ व्याख्याओं को पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, एक केस था, केस नंबर 1, केस था TMA पाई फाउंडेशन, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की, जानते हो वह क्या की, कि बेसिकली भाषा व धर्म के आधार पर आप जो अल्पसंख्यक बना रहे हो इसका निर्धारण राज्य करे, राज्यवार हो। आप खुद बताओ कि अगर स्टेट इसको डिफाइन कर दे तब तो सुरक्षा मिल जाती, अब केंद्र डिफाइन कर रहा है तो नहीं मिल पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सॉल्यूशन दे दिया, कहा कि भाषा व धार्मिक आधार पर, भाषा व धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का आरक्षण, अल्पसंख्यक का संरक्षण, आरक्षण और संरक्षण राज्यवार किया जाए, राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से किया जाए। यही ज्यादा सही नहीं है? आप खुद बताइए कि पूरे देश के हिसाब से सही है या फिर अगर हमें हर जगह चीजें ठीक करनी है तो हमें इस हिसाब से ज्यादा सही ज्यादा क्या लग रहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था, उसमें भी यही कहा था कि केंद्र की जगह राज्य इकाई जो है वह इस बात का को तय करेंगे कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है वह आखिर कौन होगा। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट हो गया। क्लियर है इतना? अच्छा, एक बात और देखो, ये क्लियर है? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बुक में नहीं है ना। आपको मैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात बताती हूं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वह मनाया जाता है एक, है ना। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है ताकि अवेयर किया जा सके अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार के लिए। बेसिकली हुआ क्या था कि 18 दिसंबर क्यों आखिर मनाया जाता है ये इस दिन, क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि यूएन ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक कन्वेंशन साइन किया था, जैसे कि बच्चों के अधिकारों पर जो कन्वेंशन साइन किया था, उस आधार पर हम उस दिन को बाल अधिकार संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिन है वो? 18 दिसंबर 1992 को 18 दिसंबर 1992 है ना, इस वक्त क्या किया था कि यूएन के द्वारा धार्मिक या भाषाई, ध्यान से देखना, धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय जातीय अल्पसंख्यकों से, राष्ट्रीय जातीय जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित राइट्स की बात की थी, अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था। और इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वह मना रहे हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो अब मैं आयोग पर आती हूं। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, हमने कुछ परिस्थितियों की बात कर ली। अब हम आते हैं हमारे आज के मुद्दे पर। हमने मंत्रालयों की बात करी कि अल्पसंख्यक आयोग जो है, ठीक है, अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, कार्य मंत्रालय, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था, बाद में इससे, ठीक है। तो अब इस मंत्रालय के अंतर्गत ये जो आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले जरा ये क्वेश्चन बताओ, निम्न पर विचार करते हुए सत्य को चुने। सही स्टेटमेंट आपको बताना है। क्या होगा आंसर? रीडिंग करते हैं आप सभी? नहीं करते हैं? रीडिंग करना देखो बहुत जरूरी है। रीडिंग नहीं करोगे, रीडिंग और राइटिंग दो चीजें ऐसी हैं कि आपको एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट आप तभी होंगे जब आपको ये दोनों स्किल्स में महारत होगी। अगर आपसे राइटिंग करने के लिए कह दिया जाए तो आप उसी पर्टिकुलर वर्ड पर 150 में भी लिख सकें, 30 में भी लिख सकें, तो आप उसे 250 वर्ड्स में भी लिख सकें, है ना। तो थोड़ी सी महारत तो हासिल देखो करनी पड़ेगी अगर मेंस में अच्छे नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2930 की बात तो हम कर चुके हैं। 350A 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी। यस, सही है ये। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया और इसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिक के विशेष भाषा लिपि संस्कृति, विशेष भाषा लिपि संस्कृति की जब भी बात होगी आर्टिकल 29 आएगा इसमें, है ना। आर्टिकल 30 में क्या आएगा कि वह शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करेगा। भाषा लिपि देखो साथ साथ याद कर लो। 29 क्या कहता है? विशेष भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है। और 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करना। और आर्टिकल 31 की अगर मैं बात करूं तो 30 क्लॉज 1 और 30 क्लॉज 2 में क्या है? 2 में सरकारी सहायता की बात की गई। और ये सहायता कैसी होगी कि इसमें सरकार प्राथमिकता निर्धारण नहीं कर सकती धर्म के आधार पर। अगर आप सहायता देंगे, अनुदान देंगे, तो आप सभी वर्ग को, सभी संस्थानों को समान रूप से देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आंसर इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ये सब इसमें सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो देखो हमने टीएमआई फाउंडेशन बात की, अभी मैंने आपसे बात की कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, तो यहां पर मैंने आपसे दोनों की बात की। तो पहला हमने जाना कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंध जो अनुच्छेद 30 है, उसके प्रयोजन के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यवार आधार पर किया जाएगा। तो यहां पर टीएमआई फाउंडेशन वाद की अगर हम बात करें तो इसमें दो बातों की चर्चा की गई है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत जब आप संरक्षण की बात करेंगे तो इसका निर्धारण आप कैसे करोगे? राज्यवार करोगे, है ना, कि राज्य में जनसंख्या किसकी कितनी है। सेकंड, बाल पाटिलवाद की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया, इसी बात को कहा गया, बस इसमें यह कहा गया कि इसी बात का उल्लेख करते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया कि अब से भाषा और धर्म अल्पसंख्यक दोनों की स्थिति का निर्धारण करने की जो इकाई है वह राज्य होगी।
कौन होगी इकाई? केंद्र नहीं, राज्य होगी। ठीक है, तो यहां पर ये बात इसमें कहा गया, मतलब सो ज्यादा इंपॉर्टेंट है TMI फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका जो केस था आपका, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, है ना, और हम थोड़ी सी चर्चा जो है वह आप किसकी करेंगे? अल्पसंख्यक आयोग की करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग एक आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका था। आपको पता है कि जब ये अस्तित्व में आता है और इसको वैधानिक दर्जा मिलता है ना इस आयोग को, उसके पहले ही इसका जो गठन है वह 1978 में आयोग का गठन कर दिया जाता है भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा। अगर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा 1978 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, है ना, और इसको ये काम भी दे दिया गया था कि आपको क्या करना है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको कार्यान्वयन करवाना है, केंद्र और राज्य स्तर पर जो सिफारिशें, जो योजनाएं हैं उसको देखना है, शिकायतों का निपटारा निवारण करना है, ये तमाम बातें, है ना। तो इसमें यह कहा गया, अच्छा देखो कि हमने संविधान और कानूनों में उपलब्ध तो करा दिया समानता को, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग की पहली बात तो, लेकिन यहां से हम शुरू करते हैं कि 1978 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश के द्वारा, कार्यकारी आदेश द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का गठन किया गया, है ना। अब याद रखना कि मैं यहां पर अभी वैधानिक दर्जा नहीं लिख रही हूं, क्योंकि इसको जब हम वैधानिक दर्जे की बात करें, वैधानिक दर्जा बाद में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो जब ये महसूस होता है कि संविधान और कानून बनने के बाद भी आज भी आप अल्पसंख्यकों से भाषा या धर्म के आधार पर आप उनको पीछे करते हैं, है ना। तो जब ये समझ में आता है कि बेसिकली संविधान में समानता की बात की गई है, उसके बाद भी अल्पसंख्यकों के बीच असमानता और भेदभाव है। संविधान व कानून की समानता व संरक्षण के बावजूद भेदभाव है ना, अल्पसंख्यकों से भेदभाव है। अब इसलिए आवश्यकता हमें महसूस होती है, जानते हो, इसलिए क्या हुआ? आवश्यकता महसूस हुई कि इसे वैधानिक दर्जा दिया जाए। आवश्यकता महसूस हुई कि आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब इसी आवश्यकता के चलते आगे क्या हुआ कि संसद के द्वारा एक जो अधिनियम है वह लाया गया, है ना। संसद क्या कर रही है? एक अधिनियम लेकर आ रही है। संसद एक्ट लेकर आएगी और एक्ट से पारित करेगी, तब ये जो बॉडी है वह कैसी हो जाएगी? यह वैधानिक हो जाएगी, स्टैट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, सो 1992 में गठन इसका 1993 में किया गया, लेकिन जो एक्ट है, जो संसद एक्ट लेकर आई थी, वह 1992 में लेकर आई थी। सो अल्पसंख्यकों के लिए संसद ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 पारित किया। 1992 पारित किया, है ना। और इसका जो गठन है वह 1993 में हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें कि इसका
जो गठन है वह कब हुआ? इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो गठन 1993 में किया गया, ठीक है। और याद रखना कि इसके लिए बाद में अलग से डेडिकेटेड एक मंत्रालय भी बनाया गया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो पहले ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता था? जो सामाजिक न्याय अधिकारिता है, ठीक है, उसके अंतर्गत आया करता था। तो यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग आयोग बन गया, ठीक है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी बात हो गई। अब हमें कार्य और संरचना की बात करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं। अच्छा, उसके पहले भी जरा एक मेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया जैसे कि सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई जाती हैं, है ना, और वो जो योजनाएं हैं वह किसी पर्टिकुलर वर्ग को डेडिकेटेड करती होती है। जैसे कि मान लीजिए SC ST के लिए लेकर आया सरकार, OBC वर्ग के लिए लेकर आया, है ना, या फिर महिलाओं के लिए लेकर आया, फिर ट्रांसजेंडर के लिए लेकर आए। तो यहाँ पर एक योजना जो कि अल्पसंख्यकों के लिए लेकर आए थे, 15 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा, 15 सूत्री कार्यक्रम की बात भी यहाँ पर, ठीक है, 15 सूत्री कार्यक्रम भी इसमें पूछा गया है ना। प्रश्न था कि भारत में यदि किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाएगा? वह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन क्या कर सकता है? सो आर्टिकल 30 तो यही कहता है कि वह कर सकता है ना। सो पहली बात तो सही है। अब देखो, आपने अब तक जो पढ़ा, आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आपने अब तक जो पढ़ा उस आधार पर आपका एक स्टेटमेंट जो आया, पहला तो हम कर पाए। दूसरा देखो कि भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा के लिए किसी समुदाय के प्रतिनिधि को नामांकित करेगा। अब तक हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। तीसरा, इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम, अगर आप ये जानते हैं कि 15 सूत्री कार्यक्रम रिलेटेड है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कुछ कुछ चीजें जो है 15 सूत्र लिखे हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली किसी वर्ग को इसके अंतर्गत अगर आ जाएंगे तो लाभ मिल जाएगा, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वह इसमें सही होगा? तो दूसरे को अगर हम हटा दें, है ना, आंसर इसमें क्या है? 1 और 3, ये इसका सही आंसर है। अब आओ मैं आपको आयोग की ही वेबसाइट पर, ये अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की वेबसाइट पर ही 15 सूत्री कार्यक्रम मैंने ढूंढे कि आखिर ये है क्या, ताकि मैं एक बार आपको इंफॉर्मेशन इसकी दे सकूं, है ना। तो ये अगर समझ में नहीं आ रहा, ये अगर वर्ड आपको पढ़ नहीं पा रहे आप, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूं कि आखिर इन 15 बातों में लिखा क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है एकीकृत बाल विकास, एकीकृत बाल विकास जो सेवाएं हैं, है ना। दूसरा लिखा है विद्यालय शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तीसरा लिखा है उर्दू शिक्षण के लिए संस्थान अधिक होंगे। चौथा लिखा है कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण होगा। पांचवा लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति मिलेगी, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जो है वह मिलेगी। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना, गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी की बात करी गई, और इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, इस सब की बात करी गई, है ना। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन की बात की। तो ये सारे कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों से, है ना। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल, आर्थिक क्रियाकलाप, राज्य व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजनाओं में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन, और दंगों से पीड़ित के लिए, जो सांप्रदायिक दंगे हैं उससे पीड़ितों के लिए पुनर्वास। ये 15 सूत्री कार्यक्रम, तो अगर कोई अल्पसंख्यक आता है तो इसमें आएगा। आगे समझ में, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा रिपोर्ट बताऊं। जैसे कि 21-22 में पहली बात तो ये है कि ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है यह स्थिति की समीक्षा करेगा, रिपोर्ट मतलब सिफारिश अपनी देता है रिपोर्ट में कि ये उपाय हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ये परेशानियां हैं इस वर्ग की, और इसके लिए आप इस तरह के बेटरमेंट के लिए योजनाएं लेकर आएंगे। प्रगति का मूल्यांकन करता है, ये जो योजनाएं सरकार चला रहा है, जैसे कि 15 सूत्री चलाई, तो इसकी प्रगति का मूल्यांकन करेगा, कितना प्रभावी है ये कार्यक्रम, इसका मूल्यांकन करेगा अल्पसंख्यक आयोग, है ना। मतलब देखेगा ना इसको कि ये योजना चल तो रही है, अब डेडिकेटेड पूरा एक आयोग है। तो मैं अभी रिपोर्ट को देख रही थी, तो रिपोर्ट में मुझे कुछ चीजें
जो ज्यादा अच्छी लगती है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, है ना। समटाइम्स एक स्टूडेंट लेवल पर बच्चों इतना रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर हम एज अ स्टूडेंट पढ़ते हो सकता है हम पूरी रिपोर्ट पढ़ने लगे, जो कि अननेसेसरी है। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ किस तरह की रिपोर्ट है, ऐसी ऐसी बातें हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। खुद से एज अ स्टूडेंट लेवल पे हमें चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा करके मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ कि आपके लिए मतलब आप थोड़ा सा चीजों को ज्यादा जानोगे। तो इस टॉपिक में आपको केवल इतना बताया गया कि ये केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है और आवश्यकता पड़ने पर कुछ विशेष रिपोर्ट भी देता है। तो जो अल्पसंख्यक, अगर हम विभाग के राष्ट्रीय आयोग की बात करें, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है? अपनी रिपोर्ट वार्षिक तौर पे ये केंद्र को सौंप रहा है, या तो वार्षिक तौर पर या तो फिर विशेष तौर पर। अब जैसे कि देखो कि रिपोर्ट में संकल्पना व मिशन की भी बात की जाती है कि मतलब इसका विजन, अप्रोच क्या है, किस आधार पर काम करता है। तो इसमें लिखा है कि ये जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाएगा और राष्ट्र को बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई और बहुधार्मिक स्वरूप का सुदृढ़ीकरण करेगा। सो विविधता वाली बात है। जब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो ना 30 क्लास का, उसमें क्या है, विविधता, डाइवर्सिटी को सिखाया जाता है कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है? विविधता है ना, विविधता है। और इसी विविधता को बनाए रखने के लिए और इसी विविधता को एटलीस्ट बढ़ाने के लिए जो यूएस है वह डाइवर्सिटी वीजा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मंत्रालय का जो मेन मिशन है कि इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना, ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाया जा सके, समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी, ये सारे काम है ना। अब देखो कि मंत्रालय की, मैंने बताया आपको कि ये रिपोर्ट्स की समीक्षा करेगा। अरे ये रिपोर्ट क्या है कि समीक्षा करेगा योजनाओं की। तो अब सरकार ने एक योजना चलाई और वो योजना थी सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। अब देखो कि अब ये इसकी समीक्षा करेगा। अगर हम स्कीम की बात करें, सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, है ना। तो ये और सीखो और कमाओ योजना का स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन के अनुरूप सुदृढ़ीकरण, विस्तार किया। शिल्पों का संरक्षण, उस्ताद योजना, अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा को कौशल जोड़ने के लिए नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए, या सरकार ने कौन सी योजना लेकर आए? जियो पारसी योजना, जियो पारसी, है ना। तो जो पारसी समुदाय है उसकी घटती आबादी को रोकने से ये संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर, या फिर हमारी धरोहर योजना। तो अब हमारी धरोहर योजना के बारे में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो रिपोर्ट लेकर आता है वो पूरा एक एक चैप्टर डेडिकेटेड रहता है एक एक योजना के मूल्यांकन के लिए, है ना। कहाँ कहाँ वह लागू हुई, उसकी पिक वगैरह कि यहाँ ये योजना लागू हुई, इतने लोगों को लाभ मिला, इस तरीके से सरकार का काम चलता रहता है। तो यहाँ पर देखो हमारी धरोहर योजना, इसके बारे में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है। हमारी धरोहर जो कि केंद्र की एक योजना है और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जो विरासत है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। योजना का उद्देश्य यही है कि भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत को क्यूरेट करना, प्रदर्शनी आयोजित कराना, दस्तावेज, कैलीग्राफी की सहायता, है ना, उसका संवर्धन, अनुसंधान, विकास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया समझ में? इस तरीके से वह रिपोर्ट। चलो तो ये सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और हम इसकी संरचना की बात करते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता है पहले क्या था कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हुआ करते थे। पहले एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हुआ करते थे, बाद में इस संरचना में बदलाव आया, है ना। बाद में इस संरचना में बदलाव आया और 1995 के द्वारा बाद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। अब इनकी अगर हम नियुक्ति की बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, नियुक्ति केंद्र द्वारा। बट देखो किसको किया जाएगा?
किसको नियुक्त कर सकते हैं? बहुसंख्यक के से नियुक्त कर दे क्या? नहीं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो इस तरह के एलिजिबल मेंबर होंगे, जो योग्यताएं निर्धारण की गई हैं उस तरीके से, तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य होंगे ना, उन्हें ही नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बना है और वहां पर आप किसी और को SC ST जो है मतलब अल्पसंख्यकों को छोड़कर आप किसी और वर्ग को जो है वह प्राथमिकता दे दिया। बहुसंख्यक अगर धर्म की बात करेंगे, है ना, या भाषा की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे और ये केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, साथ ही इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते सब केंद्र देखेगा। संविधान में ये कुछ नहीं दिया गया है। केंद्र सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र के द्वारा किया जाएगा। और केंद्र ऐसा कैसे करेगा? तो केंद्र सहायता लेगा किसकी? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, है ना। तो इसकी सहायता, परामर्श के साथ ही जो केंद्र सरकार है वह ये काम करेगा। अगर हम हटाने की बात करें तो यहां पर ये भी लिख लूं कि इनका जो हटाया जाना है वह भी केंद्र सरकार देखेगा। और हटाया जाने का वही मुख्य प्रावधान होंगे कि शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है ना, पागल है, दिवालिया है, इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा अगर इसमें भी देखो, चाहे हम महिला आयोग की बात करें, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें, अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, इन सभी में एक शर्त एक्स्ट्रा मिलती है कि अगर कोई भी अध्यक्ष या सदस्य जो है अगर लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट रहता है, देन उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और अगर एक सक्षम न्यायालय उसे मानसिक तौर पर जो है वह अनफिट बता दे कि ये कार्य करने में फिट नहीं है, तब उसको हटाया जा सकता है। अगर वो काम नहीं करता है, काम करने से इनकार कर दे, तब भी उसको हटाया जा सकता है। आता है समझ में? जैसे कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। एक काम आप ये कर सकते हो कि जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर एकदम सेम होते हैं, जैसे कि SC ST OBC के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, क्या कार्यकाल होगा, कौन नियुक्ति करेगा, सेवा शर्तें हटाए, बिल्कुल सेम है। तो तीनों को मैंने एक साथ आपको बता दिया। थोड़ी सी ड्यूटी बच्चों आपकी भी है ना। रिविजन करते हो नहीं करते हो? जैसे कि लास्ट आपने क्लास 61 को जब आप देख रहे हैं उस और इसके नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्लास 60 को जो है, जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, महिला बच्चों वाला बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एक बार उसका रिवाइज कर लो, है ना। तो रिवीजन तो आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो, अगर आप जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर आप उसमें रिवीजन शामिल नहीं है तो डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम होगी। और आपका ये जो आप वीडियो देखने में टाइम अपना दे रहे हो ना, आपका बहुमूल्य टाइम, वो भी आपका वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। सो जरूरत है कि आप पहले रिवाइज करें 5-10 मिनट। वीडियो अगर आ गया, आप रुक गए कि चलो पहले कल का जो है वह नोट्स एक बार पलट लेती हूँ, देन उसके बाद फिर रिवाइज करा करो आप। ठीक है, चलो अब हम देखो कि यहाँ पर अगर हम शक्तियों की बात करें, ये तो संरचना हो गई, है ना। शक्तियां ऐसे क्या होंगी? सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होंगी। ये जिस तरह के मामले देखेगा अल्पसंख्यकों की शिकायतों के लिए, है ना, निपटारे के लिए इसे किस तरह की शक्तियां प्राप्त होंगी? तो इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होंगी। और जिसे भी सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होंगी वह क्या क्या कार्य कर सकता है कि वह अपने समक्ष भारत के किसी भी भाग से जो व्यक्ति है उसको उपस्थित होने के लिए कह सकता है, उसके लिए समन जारी कर सकता है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो है उसके प्रकटीकरण की बात करता है, कोर्ट से भी कोई अभिलेख, कोई दस्तावेज जो है वह मंगवा सकता है, जो भी शपथ पत्र है, दस्तावेज है या फिर और भी चीजें हैं, गवाह है, उन सभी के साक्ष्य ले सकता है। ठीक है, और केंद्र सरकार इसको जो काम सौंपता है वह करता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और शक्तियों की बात हो गई। अब देखो कि यहाँ पर मैं कुछ कार्यों की बात आपको बताती हूं कि आखिर ये कौन कौन से जो कार्य है वह करेगा। ठीक है, इसके कार्य क्या क्या होंगे? 9 कार्यों की बात यहां पर की गई है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि सेम है। तो यहां पर पहला काम इसका ये होगा, 9 सूत्रीय अधिदेश उपलब्ध कराए गए हैं कि मतलब 9 कार्य जो है वह ये करेगा। पहली बात तो इसमें यह कही गई है कि संघ और राज्यों में जो अल्पसंख्यकों का विकास है, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। केंद्र व
राज्यों में, केंद्र व राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है। दूसरा देखो, या तो हमारा देश संविधान से चलेगा या संसद के बनाए हुए नियमों से चलेगा। तो संविधान व कानून द्वारा जो सुरक्षा उपाय है उनकी निगरानी करना, सुरक्षा उपायों की, है ना, इनकी देखरेख, इनकी निगरानी करना कि क्या वास्तव में क्या इनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण व जो नीतियां हैं उनको बचाने के लिए जो योजना बन रही है कि मान लो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, ये देखना, प्रभावी क्रियान्वयन देखना। ठीक है। इसके अलावा देखो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों का निपटारा, है ना, शिकायतों का निपटारा करना। इसके अलावा है कि जो समस्या है और जो समाधान, देखो समस्या है तो कुछ तो समाधान होगा, तो समस्या व समाधान का निपटारा करना, है ना। जो समस्या है अल्पसंख्यकों की, अब आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए समस्या समाधान और संविधानों की बात कर रही हूं। अल्पसंख्यकों की, इसलिए कहीं कहीं लिख दे रही हूं, है ना, अल्पसंख्यकों की समस्या व समाधान, है ना, इसके जो उपाय है वह सुझाना। इसके अलावा होगा इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास देखना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास देखना। समटाइम्स जब इस तरह से कुछ लिखवा रही होती हूँ या आपको लगता है कि ठीक है आपकी स्पीड मुझसे तेज है, मान लीजिए आप क्या कीजिए 1.5 या 2 पे आप देखिए, ठीक है, तो आपका एक रिवीजन जो है वह भी फास्ट हो जाएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो। इसके अलावा देखो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र व राज्यों के, हमने विकास की तो बात कर ली थी कि जो विकास है उसका मूल्यांकन करना, एंड इसके साथ साथ अगर कोई केंद्र व राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के मामले ज्यादा आ रहे हैं तो इसके संदर्भ में सिफारिश करना, अल्पसंख्यकों के मामले में उपाय सुझाना, है ना, उपाय सुझाना, या इसके बारे में जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों के बारे में केंद्र व राज्यों को रिपोर्ट सौंपना, कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट देना, उपाय, कठिनाइयों के बारे में भी बताना कि क्या इसका उपाय है। इसके अलावा ऐसे और कार्य जो कि केंद्र द्वारा सौंपे गए, ठीक है, और क्या कार्य करेगा, ऐसे कार्य जो कि केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए। आया समझ में कि ये कौन कौन से कार्य कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें मुझे एक और आते आते एक और विभाग की जानकारी मिली, ठीक है, मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ी शेयर कर देनी चाहिए। अच्छा, ये जो 61 है, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा चैप्टर है जो कि इस वाली किताब में नया जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास इसके पहले का कोई, जैसे ये 7वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, छठा है तो आपके में ये चैप्टर नहीं होगा। ऐसे बच्चे जो कि इस क्लास को देख रहे हैं और पहले आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक आयोग जो है वह हम अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब देखो थोड़ा सा विस्तार मैं इसे अपनी तरफ से दूंगी और मैं यहाँ आपको एक विभाग के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो कि है
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरंभ संस्था आयोग है ना, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग से एक आयोग है। अब ये जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की बात आर्टिकल 30 में ही तो की जाती है। सो संविधान का आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है ना, 30 क्लॉज 1 ध्यान से पढ़ना, 31 तो कहीं और चला जाएगा। भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट ही तो है ये। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक 2004 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के रूप में शामिल हो गया। सो संविधान का अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग है, यह अधिनियम बना और यह कैसा है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अब ध्यान रखना कि यह कैसा है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वैधानिक नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये अंतर हो गया अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में और जो संस्था केवल शैक्षणिक संस्थानों के लिए बना, शैक्षणिक संस्थानों के लिए बना। इसमें बार बार कौन सा आर्टिकल चर्चा में बच्चों, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है ना, ये चर्चा में है। सो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक अर्ध न्यायिक संस्था है। एंड व्हाट इज क्वासी जुडिशियल, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। तो अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करेगा, सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं और इसकी कई भूमिकाएं हैं, 3 मुख्य भूमिकाएं हैं, निर्णयात्मक, सलाहकारी और अनुशंसात्मक। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने किस किस बात को समझा, 15 सूत्री कार्यक्रम देख लिए है ना, ये एक चैप्टर, एक क्वेश्चन हमने देखा, हमने कार्यों की बात की, हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने रिपोर्ट की बात की, हमने अल्पसंख्यक आयोग, हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 बात देखे, एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लो आप अल्पसंख्यक के बारे में लिख रहे हैं, आपको कुछ और चीज़ें भी ऐड करना है, जैसे कि हम यूएन की बात करें तो क्या यूएन, जैसे कि बच्चों की परिभाषा उसने क्या दी थी यूएन ने, और बच्चों के अधिकारों की परिभाषा उसने क्या दी थी, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, मतलब 18 वर्ष से कम आयु जिसकी है उसको हम बच्चा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की परिभाषा यूएन जो है वह आखिर क्या देता है, तो यूएन कहता है कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, जिसकी आबादी कैसी हो, कम हो। तो एक संख्या की बात करता है और दूसरी बात करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव ना हो। एंड ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इसकी कम है उसको हम, ठीक है। अच्छा अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहोगे कि अगर हम ये कहें कि अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित, बहुत डिबेट रही, लेकिन हम कहां कैसे परिभाषित कर दे, परिभाषा हम नहीं कर सकते, देखो कुछ चीजें टफ होती हैं, हम समटाइम्स ऐसी हम कोई एक परिभाषा नहीं कह सकते कि संविधान की बस यही एक परिभाषा है। हर चीज अगर डिफाइन करना इतना आसान होता, हर चीज अगर शब्दों में कही जा सकती तो इससे अच्छा क्या था, है ना। तो यहां पर देखो अल्पसंख्यक अगर हम आज तक परिभाषित नहीं कर पाए, अब लेकिन जरूरत है कि हाँ परिभाषित करें या इवन मानदंड निर्धारित कर दे, वो ज्यादा कंपैटिबल होगा कि हम केवल मानदंड बना दे कि ये अगर इस आधार पर ये फिट बैठ रहा है, फिटेड है, जैसे कि यूएन कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया, ये तो बता दिया अल्पसंख्यक कौन है, कैसे कौन निर्धारित करेगा, इन सभी बातों की कोई चर्चा नहीं है। फिर भी हम ये कहें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंख्या के आधार पर अगर जो अल्पसंख्यक है, आप बता सकते हैं इसी यूएन की जो परिभाषा है हम इसे ही अपना सकते हैं कि अगर अल्पसंख्यक आपसे पूछा जाए कि आप किन आधारों पर किसी को अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहोगे, यही आधार बता दो, ठीक है। सो 1992 में अल्पसंख्यक आयोग आया था, 1993 से एस्टैब्लिश हुआ और अधिसूचना में 5 समुदाय और बाद में 2014 में एक और समुदायों को शामिल किया। लेकिन एट प्रेजेंट, अच्छा एक बात और, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एक बहुत अच्छा कोट है और इसमें यह कहा गया कि कोई भी जो लोकतंत्र है वह लंबे समय तक तो बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता को अपने अस्तित्व के लिए मौलिक नहीं मानता। अब देखो कि आप खुद सोचिए कि अगर किसी अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार नहीं दिए जाते हैं तब ऐसे में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर
एक जो प्रॉब्लम है यह क्रिएट होगी किसी भी लोकतंत्र के लिए, है ना, क्योंकि बाकी जब अपने अधिकार मांगेंगे तब ऐसे में प्रॉब्लम होने लगेगी। सो ये था आपका आज का सेशन, मिलते हैं हम अब कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।